चलते चलते के सह प्रायोजक हैं उजाला 4 बूंदों वाला। नमस्कार, मौर्य टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नविंदु। चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई और आज हमारी मुलाकात जिस शख्स से होने वाली है उसके बारे में कहें तो वो है विदेशिया, यानी पाटलिपुत्र पटना की धरती का एक वह पूत जो बॉलीवुड में पिछले एक दशक से संघर्ष करता रहा और उसने अपना एक मकाम हासिल किया। कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगे बॉलीवुड सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा और ख़ास तौर पर कई धारावाहिकों के निर्देशक रंजन कुमार सिंह। या मोरा गैलन परदेस बटोही भैया, रात के नींद नाही दिन में चयनवा, रात के नींद नाही दिन में चयनवा। क्या बात है, क्या बात कैसे है नविंदु रंजन जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका मौर्य टीवी की इस खास पेशकश में। हमारे कार्यक्रम का नाम है चलते चलते, इसीलिए आप घर लौटे हैं, लेकिन बैठने की कोई औपचारिकता नहीं होगी, चलते रहेंगे और बातें भी करेंगे जी। रंजन कुमार सिंह को जब शीशे में उतारते हैं हम तो पाते हैं कि या तो जब भी उन्होंने शुरू किया बड़े बड़े धारावाहिक, जय हनुमान से शुरू किया, आपने विदेशिया फिल्म तक आ पाए, तो एक चीज़ कॉमन दिखाई देता है हमें रंजन कुमार सिंह के पूरे एक सोच में कि मैथोलॉजी और मिट्टी, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं कोई एक नज़रिया देता है क्या किसी एक डायरेक्टर को? बिल्कुल, चूँकि हम जैसे एटमॉस्फेयर में हम पलते हैं कहीं ना कहीं से उसका असर तो होता ही है। बहादुरपुर गांव का मैं पटना का रहने वाला हूं, तो मेरे दरवाजे पे कीर्तन मंडली बैठती थी और वो झाल ढोलक लेकर के रोज़ सुबह सुबह शाम वो भजन कीर्तन हुआ करता था और मैं अपने बाबूजी की गोद में बैठ जाता था और मैं भी बचपन से ही वो रामायण की पंक्तियाँ गाता फिरता था या फिर तुलसी के दोहे गाता फिरता था। तो उसका असर कहीं ना कहीं से, जो हमारी बिहार की मिट्टी में भी ये बात है कि मिथ हमारे ब्लड में घुसा हुआ है। तो एनएसडी जाने का इरादा एक रंगकर्मी रंजन कुमार सिंह, पटना का रंगकर्मी, इसने किया तो क्यों किया, क्या सोच थी? चूँकि जब मैं थिएटर में जुड़ा, कुछ 89 में मैं जुड़ा था, मैं बहुत जूनियर था और यहाँ पे जो भी थिएटर रंगकर्मी थे वो सब सीनियर थे और सब ने बहुत मुकाम हासिल किया हुआ था। मैं एकदम नया था, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसमें मैं अपनी ज़मीन बना पाऊँ। तो आप ये मानते हैं कि प्रशिक्षण और जो मौलिक अपनी सोच है, चिंतन है, जो अपना उसका मौलिक हुनर है किसी भी कलाकार का, दोनों में कौन मायने ज़्यादा रखता है? देखिए, अपवाद को तो मैं इसमें नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जो लोग भी बिना कोई प्रशिक्षण के पहुंच गए एक मुकाम पे, तो मैं उनको भगवान का आशीर्वाद मानता हूं। ज्ञान बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए, और मैं तो चूँकि डायरेक्शन में जाना चाहता था, बचपन से इच्छा थी कि मैं डायरेक्टर बनूं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई और उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टेक्निकल पार्ट है ये। एनएसडी में आपके बैच में कौन कौन लोग थे जिनके बारे में जिक्र किया जा सकता है? मेरे बैच का एक मेरा एक्टर था जो बहुत अच्छा अभी काम कर रहा है, वो है अतुल कुलकर्णी। बहुत सारे फिल्मों में आपने उसको देखा होगा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हमारे साथ एक्टिंग में था, मैं डायरेक्शन में था। उसके अलावा कई लोग हैं जो आपके चैनल से, प्रकाश झा जी जो हमारे बिहार के सरताज हैं, मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, उनका एक फ़ैन हूँ मैं तो कहूँगा, क्योंकि बिहार से कोई भी आता है तो वो प्रकाश झा जी को ही अपना प्रेरणा स्रोत बनाता है। तो शायद मैं भी उन लोगों में से हूँ कि प्रकाश जी ने जो नाम कमाया है वहाँ तक शायद मैं भी पहुँच पाऊँ। 95 में पास आउट होने के बाद शुरू किया जो सिलसिला, तो पहला ब्रेक जो है, ऐसे तो आपने छोटे मोटे तौर पर असिस्टेंट के तौर पर बहुत काम किया होगा, लेकिन रंजन को अगर हम लोग जानते हैं तो जय हनुमान जब एक धारावाहिक आया संजय खान का, जी, उसमें आपने अहम अपना रोल प्ले किया बतौर निर्देशक। जी, तो ये जय हनुमान की क्या कहानी संजय खान से, और फिर वो संघर्ष के वो दिन जो आपने मुंबई में गुजारे, और फिर जय हनुमान का वो आता है दौर?
जी मुंबई पहुंचने के लिए ही बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि हम जैसे लोग जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनका मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं है, उनको मुंबई पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हमने अपने बहुत सारे सीनियर्स को, बहुत सारे दोस्तों को चिट्ठियां लिखी कि कोई तो मुझे रहने के लिए ठौर ठिकाना दे दे, बट वो मिला नहीं। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, प्रकाश जैस एक लड़का है पटना का, उसने मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दी और बोला कि भैया आप मेरे पास आ जाइए, और मैं वहाँ चला गया। तभी संजय खान के यहाँ से एक मेरी फ्रेंड थी दिल्ली की, वो उनके यहाँ जॉब कर रही थी, वो मुझे बुलाई कि संजय खान साहब से तुम मिलो। तो मैं गया, उनसे मिला, और मिलने के बाद वो बहुत खुश हुए, मेरे बातचीत करके बोले कितना पैसा चाहिए तुमको। तो मैंने कहा कि सर एक काम कीजिए, आप 4 दिन मुझे काम करने दो, 4 दिन के बाद आप ही तय कर देना कितना पैसा मुझे देना है, मैं ना नहीं बोलूँगा, आप जो बोलेंगे मैं उतने में कर लूँगा। मौका तो दो, फिर मेरी कीमत भी पहचान लो। तो मैंने 4 दिन, खान साहब को बड़ा अच्छा लगा, चूँकि वो बड़े राजा दिल आदमी हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और बोले ठीक है 4 दिन काम करो। तो 4 दिन में काम किया, 6-7 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, मैं करता रहा काम, बड़ी लगन से किया, और एक एक काम 7 दिन के अंदर मैंने पूरा शो को अपने हाथ में ले लिया था। उस समय शो की तैयारी चल रही थी, जस्ट कुछ भी काम हुआ नहीं था। तो खान साहब ने मुझे बोला कि रंजन, मैंने तुमको बुलाया तो था एज ए एसोसिएट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डायरेक्ट करो, फुल फ्लेजेड तुम डायरेक्ट करो। और पैसा उन्होंने मुझे, उस दौरान मैं बिल्कुल नया था, जहाँ मैं 4,000 रुपये महीने के काम करता था, उन्होंने बोला रंजन मैं तुमको 4,000 पर एपिसोड दूंगा। क्या बात, मतलब महीने में 5 एपिसोड तो बनता ही था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं महीने में 20,000 रुपये लूँगा। 20,000 रुपये बहुत मायने रखता था। जय हनुमान में डायरेक्शन करते समय कोई ऐसा दृश्य जिसमें आपको लगा कि ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अंततः उसको कर लिया गया और वो दृश्य बहुत ही बेहतर हुआ? हाँ, एक ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट था वो। चले आगे एक दिन क्या हुआ कि एक राजू श्रेष्ठा नाम का एक एक्टर है, और वो नारद का रोल करता था। तो एक जगह मैंने उसको कहीं पे डांट लगाया, मेरा तो काम है, कई बार भगवानों को, राक्षसों को, सबको डांट लगाना पड़ता था। तो कहीं कुछ गलती करा, कमांड होता है जी, तो कहीं कुछ गलती किया उसने, तो मैंने उसको डांट लगाया। तो वो कहता है कि रंजन जी, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, एक्टिंग करो तो समझ में आएगा। नसीहतें देने लगा। हाँ, तो वो तो चूंकि सीनियर था, पुराना एक्टर है, बचपन से एक्टिंग कर रहा था, मैं तो नया था, तो मेरे ऊपर वो चढ़ बैठा, बोलता है करो तो समझ में आएगा। तो ये पटना रंगमंच का थोड़ा सा असर था मेरे ऊपर, देन भी थी कि थोड़ा सा एक्टिंग से हल्का सा काम किया हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसका को एक्टर जो ड्रेस पहना हुआ था, मैंने वो ड्रेस बोला भाई तुमको मैं दूसरा रोल दूंगा, अब ये वाला रोल इसके साथ मैं करूंगा। और एक ऋषि दुर्वासा का रोल था जय हनुमान में, अगर बिल्कुल लोगों ने देखा है, और बड़ा चर्चित हुआ था। तो मैंने जिद में आकर के, उस समय मेरे लिए बड़ा रिस्क था। जय हनुमान। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चलते चलते में आज हमारे साथ हैं पाटलिपुत्र धरती के पूत, और कहें तो बॉलीवुड में, यानी कि भोजपुरी सिनेमा में, साथ साथ धारावाहिकों में एक अपना दखल रखने वाले निर्देशक रंजन कुमार सिंह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है भोजपुरी सिनेमा और हिंदी धारावाहिकों के एक बड़े निर्देशक रंजन कुमार सिंह से। रंजन जी, बातें हम लोग कर रहे थे मैथोलॉजी के बारे में, जय हनुमान सीरीज। जय हनुमान के बाद फिर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये गिनती करा दें दर्शकों के लिए भी, कि फिर उसके बाद कौन कौन से सीरियल्स आपके आते हैं। मैं अब तक कुछ 42 सीरियल कर चुका हूँ, जिसमें जय हनुमान, जय महाभारत, महारथी कर्ण, द ग्रेट मराठा, 1857 क्रांति, ऐसे कुछ रावण, ऐसे कुछ हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल शो किया। उसके बाद फिर मैं फिक्शन में आ गया। फिक्शन में मेरे चर्चित शो में है बालिका वधू, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजिए, मारपीट, गुस्सा, कलेश, अगले जन्म मोहे बिटिया ने दी, जो उसको अगर कहें तो एक टर्निंग पॉइंट भी है। उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया देहाती कहानियों का, देहाती विषय, देहाती किरदार। तो क्या लगता है आपको,
अगले जन्म मोहे बिटिया न दीजो आपने किया, तो आप ये संभावना भी देख रहे थे उस समय कि ये चीज़ें, ये फंडा जो है क्लिक करेगा? इनफैक्ट अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो एक सब्जेक्ट है ये भी भिखारी ठाकुर पे बेस्ड है जी। एक बेटी बेचवा उनका नाटक था। बिल्कुल इनफैक्ट उसी को हमने थोड़ा सा बेस लिया था और हम बाल विवाह और बालिका वधू को भी मिक्स करना चाहते थे, उसको भी मिक्स करना चाहते थे कि एक गरीब लड़की कैसे बिक गई और वो समझती है कि उसका गौना हुआ है। पहले इसका टाइटल हमने गौना रखा था, बाद में चेंज करके इसको हमने अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो रखा। आज के जो लोग हैं जो इस मीडियम में आ रहे हैं उसमें ये चीज आप मानते हैं कि किसी न किसी रूप में अगर किसी के पास उसका ज़मीनी आधार है, भरोसे की ज़मीन है जिस पर वो खड़ा हो सकता है, तो ज़्यादा बेहतर कर सकता है कोई भी डायरेक्टर इस मीडियम में? बिल्कुल। प्रकाश झा भी इसके उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश झा तो ही सबसे बड़े उदाहरण हैं कि उन्होंने इतना ज़मीनी हकीकत को दिखाया। दामुल जैसी पिक्चर, हम तो फ़ैन हैं उनके, कि दामुल जैसी पिक्चर जब हम देखते हैं तो लगता है कि क्या काम किया उन्होंने इतने अभाव में रह के। तो ये कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। हर वक्त एक के बाद, अरे अपने बाप का कर्जा हम नहीं सधाएंगे तो और कौन देगा? तू? क्या आज का परिदृश्य क्या है और उसमें रंजन कुमार सिंह कहीं कुछ बिहारी कलाकारों के, बिहारी फनकारों के लिए सोचते हैं, मदद करते हैं, या फिर क्या कहेंगे? अगर एज ए रिपोर्टर हम रंजन कुमार सिंह से पूछें कि बॉलीवुड यानी मुंबई का सिनेमा और बिहार के फनकार इस पर रिपोर्ट करें तो क्या करेंगे? मैं चूँकि बहुत स्ट्रगल करके मुंबई पहुंचा और मुझे दर्द पता है कि मुंबई में खड़ा होना बहुत मुश्किल है, तो ये पीड़ा को मैंने झेला है, तो ये बड़ा ही भावुक है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने जितने भी बिहार के कलाकार, आज मेरे पास कुछ 250 स्टाफ हैं, 250 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 150 टेक्नीशियन बिहार के हैं और मुझे लगता है करीब 70 से ज़्यादा पटना से हैं, फिर ड्रामा स्कूल से हैं। तो पहला तो काम मैंने ये किया हुआ है। दूसरा, मैं जब कास्टिंग में बैठता हूँ तो जितने भी बिहार के एक्टर आते हैं वो एक्टर के लिए फिर मैं उनका बायोडाटा नहीं पूछता, मैं सीधा कोशिश करता हूँ कि बिहार का एक्टर है तो ये करेगा और मैं उसके साथ स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत करना शुरू करता हूँ। तो अब तक कम से कम 500 ऐसे एक्टर हैं जिनको मैंने मुंबई में स्थापित किया है। क्या बात! और ये मेरा मिशन है। और भोजपुरी सिनेमा जो मैं बना रहा हूँ अब कोई व्यापार के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मेरी भावनाएं हैं। मैं हिंदी टीवी सीरियल में बहुत खुश हूँ और अच्छा खासा पैसा भी कमाता हूँ। तो ये भोजपुरी सिनेमा को ही आपने क्यों चुना, अगर सिनेमा की बात करें? पिछले दिनों जब से मैं टीवी सीरियल से ही मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों भोजपुरी सिनेमा के बारे में जितना कुछ भी सुना है मैंने ना और जो देखा है ना, उससे मैं बहुत हताहत हूँ, मतलब घायल हूँ। निजी तौर पर पूछे तो मैं भी बहुत घायल रहता हूँ, क्योंकि जो उभार आया भोजपुरी सिनेमा का, एक दूसरे दौर का उभार, इस उभार में बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको गिनती किया जा सके, जिसे धरोहर के तौर पर सजाया जा सके। जो 60s और 70s का दौर था, जो हमने 70s 80 में देखे हैं हमने, तो वो दौर गोल्डन पीरियड था। और ये आज जो चल रहा है कि पूरा भोजपुरी सिनेमा पेटीकोट और ब्लाउज में आकर के, जैसे कहते हैं ना कि सिमट गया है और हम कटने लगे। अब भोजपुरी सिनेमा स्टेटस बिलो हो गया, ऐसा मानने लगे। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, चूँकि मैं बिहारी हूँ, बिहार का हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ करूँ, कुछ स्ट्रगल करूँ, कुछ करके ऐसा कुछ बनाऊँ कि जो वापस वो दौर वापस आए। मैंने फिरंगी दुल्हनिया फिल्म बनाई थी, मैंने बहुत पैसा नहीं कमाया उससे, बट उस सिनेमा से मैंने एक नई पहचान छोड़ा। तो आपने उसे डायरेक्ट किया या बनाया भी बतौर निर्माता भी? जी, मेरी वाइफ प्रोड्यूसर थी उसमें, मैं राइटर डायरेक्टर था। तो उस सिनेमा से मुझे कम से कम इज्जत मिली। भोजपुरी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, 8-10 अवार्ड लिया मैंने उससे और एक सम्मान मिला कि मैंने एक कल्चर को दिखाने की कोशिश किया। रंजन, जब कार्यक्रम हमने शुरू किया था तो आप विदेशिया की कोई धुन गुनगुना रहे थे। अब विदेशिया पर आप कुछ बात करें, मैं चाहूँगा कि विदेशिया का कोई एक और धुन जो भिखारी को समर्पित हो, को याद आ रहा है तो उसे। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी पिया गईले काला का तवा, ए सजनी पिया गईले काला का तवा, ए सजनी
गोरवा में जूता नहीं खे सिरवा पे छातवा, गोरवा में जूता नहीं खे सिरवा पे छातवा, गोरवा में जूता नहीं खे, गोरवा में जूता नहीं खे सिरवा पे छातवा, ए सजनी कैसे चाली है रहा तवा, ए सजनी कैसे चाली है रहा तवा, ए सजनी। विदेशिया पर और भी बहुत कुछ बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि रंजन कुमार सिंह के और शौक अरमान क्या हैं। 96 से ये मुंबई में लगातार एक के बाद एक करतब दिखाते रहे हैं, कृतियां अपनी एक से एक बनाते रहे हैं। लेकिन और भी रंजन के क्या है अरमान, रंजन की पसंद के कौन है अभिनेता अभिनेत्री, बहुत कुछ जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि चलते चलते में आज हमारे साथ हैं भोजपुरी सिनेमा और हिंदी धारावाहिकों के एक बड़े निर्देशक रंजन कुमार सिंह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है भोजपुरी सिनेमा और हिंदी धारावाहिकों के एक बड़े निर्देशक रंजन कुमार सिंह से। रंजन जी, ये जो पूरा जो आपने कहा कि एक अश्लीलता, एक भौंडापन, एक जो भोजपुरी या कहें तो जो बिहारी संस्कार नहीं है, उसको पर्दे पर बेचना, ये कहीं अपराध से कम है क्या उन फिल्म निर्देशकों के लिए, निर्माताओं के लिए? बिल्कुल है। शायद हम व्यापार तो अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी को छोटा करते जा रहे हैं, क्योंकि इस व्यापार से हम बहुत जल्दी शायद एक दिन ऊब जाएंगे। जो पूरा भोजपुरी का मिजाज जानने वाले लोग हैं, जो बिहार का मिजाज जानने वाले हैं, पूरी हिंदी पट्टी का कहें मिजाज जानने वाले लोग हैं, वैसे लोग इस बाजार में कम आए। हाँ, क्योंकि जो पहले नजीर हुसैन साहब जो आए, ओरिजिनल मेकर थे वो पीछे रह गए, क्योंकि उनके पास पैसा कम था जी। तो जो क्रिएटर थे, जो आर्टिस्ट थे, वो पीछे छूट गए, और जो धंधेबाज था, जिसने कोठा खोल रखा था समझ लीजिए, तो जब उसके कोठे पे रेड बढ़ गया पुलिस का, तो उसने जगह बदल के सोचा कि भोजपुरी वाले के घर में घुस जाते हैं, तो ये तो हमारा कब्जा कर लिया। एक फिल्म देशवा आई, फिर आप फिरंगी दुल्हनिया लेकर आए, अब विदेशिया लेकर आए हैं, तो ये लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास अब बन रहा है कि अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे तो वो बिकेगा भी, पैकेजिंग भी अच्छा रहे और कंटेंट भी बढ़िया रहे, तो वो बिकेगी, मार्केट करेगी जी। ये यकीन हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने विदेशिया उठाया, इसी वजह यही था कि मुझे लगा कि बहुत आर्टिस्टिक सब्जेक्ट भी शायद नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा हमने विदेशिया क्या था कि म्यूजिकल है, तो म्यूजिक से जुड़ा गीत संगीत 12 गाने हैं इसमें 8 गाने भिखारी ठाकुर के हैं, तो लोगों को उसका एक कमर्शियल मजा भी आएगा। भिखारी ठाकुर का ओरिजिनल सॉन्ग है, 8 गाने ओरिजिनल है, कि कुछ इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, हू बहू जो 8 गाने हैं वैसे ही रखा है। 4 गाने हमने अपनी तरफ से ऐड किया है इसमें, और थोड़ा सा जो इंटरटेनमेंट वैल्यू है उसको हमने कम नहीं किया है कहीं से भी, बट खुशबू रखा है। निरहुआ ने काफी जबरदस्त फाइट किया है। बहुत। निरहुआ का मुझे लगता है कि इस फिल्म में जो निरहुआ ने एक्टिंग किया है, अब तक की उसकी तमाम फिल्में इसके सामने बहुत। अभी तो खाली 1 महीना का तनख्वाह है, ऊपर से और बताए 10,000 इनाम भी दिया। भिखारी ठाकुर के नाटकों में कुछ जो नेगेटिव पार्ट है, हमने उसको अवॉइड करने की कोशिश किया है। नो डाउट जो कोठे वाली थी उसमें, उसकी जगह पे हमने उसको सिंबलाइज किया एक माया से। कोठे वाली कोई और नहीं, एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है माया। तो माया कौन है? माया नगरी मुंबई। माया मतलब पैसा, माया मतलब एक कोई सेक्सुअल सिंबल नहीं, माया जो है संपत्ति, पूंजी, जिसमें हम अट्रैक्ट हो गए, जिसमें हम कहीं फंस गए, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश किया ढंग से ढाला। जी जी जी। बाकी क्या हॉबीज के तौर पर, अगर पढ़ना लिखना पसंद आता है, घूमना फिरना पसंद आता है,
बिहारी हैं तो कुछ खाना बनाना भी पसंद है। एक तो मैं टीवी बहुत देखता हूँ, टीवी बहुत है। जितना देर खाली वक्त है तो मैं न्यूज़ सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं दुनिया से जुड़ा रहना चाहता हूँ। पहली बात, लोक संगीत मुझे ज़्यादा आकर्षित करता है। मैं इसलिए क्योंकि लोक संगीत में मैं स्वयं को पाता हूँ। वैसे थोड़ा बहुत क्लासिकल का भी शौक़ रखता हूँ। तो होली का टाइम है, मैं 2 लाइन आपको होली पे एक गीत सुनाना चाहता हूँ। मेरा एक सीरियल का है, 1857 क्रांति में मैंने इस गाना को इसका इस्तेमाल किया था। देखो बनबारी तोरी भरी पिचकारी, देखो बनबारी तोरी भरी पिचकारी, मोरी बारी है उम्र घर जाने दे। तो ये पूरा जो शास्त्रीयता है आप भी मानते होंगे, और आपने कहा कि लोक संगीत से ज़्यादा जुड़ाव है, तो लोक संगीत में भी समाहित रही है शास्त्रीयता जी। तो अगर थोड़ा सा लोक संगीत की भी बात हो जाए जी, तो रंजन क्या क्या सुनाना चाहेंगे हमें और चलते चलते के दर्शकों को? होली का ही एक लोकगीत मैं सुना देता हूँ, जो अपने गाँव में मैं गाता था। गोरिया करके सिंगार, गोरिया करके सिंगार, आंगना में पिसेली हरदिया, गोरिया करके सिंगार, आंगना में पिसेली हरदिया, हो कहाँ के हरदी पुरान, आंगना में पिसेली हरदिया। चलिए, क्या बात है, बहुत शानदार। अब ये हल्दी की बात आई जी, तो कहीं न कहीं शादी विवाह की भी बात आती है, और निर्देशक के बतौर आपने रंगमंच किया, सिनेमा किया, उस ज़िंदगी को भी जिया है, तो संस्कार गीतों का भी बड़ा एक अहम रोल है। हमारी ज़िंदगी पूरी जो बिहारी ज़िंदगी है वो संस्कार गीतों में रची बसी है। संस्कार गीतों से लगाव होगा ही, मैं मान कर चल रहा हूँ कि रंजन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोहर गाना। सोहर गाना मेरे घर पे जब मैं छोटा था तो घर पे वो आती थी, वो बक्खो बखवेनी बोलते थे ना, वो बक्खो बखवेनी आकर के नाचती थी और गाती थी। पता चलता था कि बच्चा हुआ है तो चलो पहुंच गया। तो वो डफली बजा के गाते थे। उसका ही एक गाना जी, कौने रंगा मोरा बृंदारे बनवा की, कौने रंग जमुना किया हो लाल, कौने रंग जमुना किया हो लाल, कौने रंग मोरा बाला कन्हैया, खेलत है आंगना किया हो लाल, कौने रंग मोरा बाला कन्हैया, खेलत है आंगना। लोकगीत इसलिए भी जरूरी है, उन्हें जिंदा रखना भी बेहद जरूरी है। आप इस बात को मानते हैं मेरे साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल, लोक संगीत से ही हमारी पहचान है। दर्शक के बतौर रंजन को कोई सिनेमा याद आता है पहले का, छात्र जीवन का सिनेमा, जो कहीं ना कहीं कोई छाप छोड़ गया हो और उसने भी बेचैनी पैदा की हो कि हम भी ऐसा सिनेमा बिल्कुल बिल्कुल, गुलजार साहब की एक पिक्चर थी इजाज़त, जो हिंदुस्तान में मेरा सबसे पसंदीदा फिल्म है, जो फिल्म शायद बहुत नहीं चली है, सिनेमा घरों में बहुत बढ़िया नहीं दिया, लेकिन वो फिल्म घबराने की बात है कि एक अद्भुत फिल्म है। रंजन को और कौन कौन से अभिनेता पसंद है? अगर बात करें हम 70s की फिल्मों की बात करें, 60s की फिल्मों की बात करें, उसके दीवाने भी बहुत लोग हैं आज। दिलीप साहब नो डाउट द ग्रेट एक्टर, हिंदुस्तानी सिनेमा में मैं उनको मानता रहा हूँ, दिलीप साहब का, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और दूसरा जो सदी के नायक हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनका तो नहीं होना सवाल ही नहीं उठता है। तो दिलीप साहब की कोई एक फिल्म और उसका कोई एक गाना? दिलीप साहब की फिल्म थी गंगा जमुना, जिसका एक गाना फिल्म थी जी, खूब आपने याद दिलाया। गंगा जमुना फिल्म का एक गाना है, नैन लड़ जाई हैं तो मन मामा कसक होई बे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बे करी, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बे करी। बात आपने अमिताभ बच्चन की। अमिताभ के बारे में क्या समझते हैं रंजन कुमार सिंह? अमित जी के बारे में जितना कुछ बोलूँगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो 2-4 लाइन में नहीं बोले जा सकते। एक लाइन में मैं कहूँ तो कि वो सब कुछ है, एक आदमी ऑल इन वन, एक आदमी के अंदर जिसके अंदर सब कुछ है। रंजन जी, एक बात ये कि अगर चलते चलते मैं आपसे सीधे तौर पर करें हम 4 सवाल ऐसे
जिसके बिल्कुल एक लाइन में आपको जवाब देने होंगे, हाँ या ना में। जी। रंजन कुमार सिंह एक निर्देशक हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा की बात करें तो सबसे बड़ा निर्देशक रंजन कुमार सिंह का पसंद का निर्देशक कौन है? शेखर कपूर। दूसरा सवाल, रंजन के पसंद के कौन से साहित्यकार हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे जो भारतीय मिट्टी में बिल्कुल घुला मिला? नो डाउट प्रेमचंद साहब। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। चलते चलते तीसरा सवाल, रंजन कुमार सिंह को राजनीति का कौन सा ऐसा कद्दावर नेता पसंद आता है तब से लेकर अब तक जिसे सलाम करने का जी चाहता है? आज़ादी के पहले गांधी जी। और आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी। क्या बात है। चलते चलते चौथा सवाल, रंजन कुमार सिंह को अगर कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाए ऐसा कि कहा जाए कि मन माफिक जो बनाना है बना लो, पैसे ले लो, तो रंजन कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कौन सा सिनेमा बनाएंगे, क्या सोच होगी? रहस्य की बात है, भेद की बात नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं तो क्या सोच सकते हैं? मैं बिहार के नक्सल मूवमेंट पे काम करना चाहता हूँ। ये गाने सुनाने और हमारे साथ इतनी देर तक चलते रहने, बातचीत करने के लिए रंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो मौर्य टीवी को आपने इतना समय दिया। तो बहुत कुछ खोज रहे हैं रंजन कुमार सिंह, बहुत कुछ तलाश रहे हैं रंजन कुमार सिंह अपनी विधा में। डायरेक्टर रंजन कुमार सिंह से चलते चलते में ये बात और मुलाकात आपको कैसी लगी हमें ये ज़रूर लिख भेजिएगा feedback@mourtv.org पर। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत से और चलते चलते में उसके साथ भी करेंगे चंद बातें और मुलाकात। फिलहाल दीजिए नवेंदु को इजाज़त। नमस्कार। चलते चलते के सह प्रायोजक थे उजाला 4 बूंदों वाला।